Hello everyone, let's continue with our chapter 5 competitive positioning. Let's continue with page 147 FinTech. हमने पिछले लेक्चर में AI ये सब की बात की गई थी. अब नया कंसेप्ट आ रहा है FinTech. FinTech मीन्स फिनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी. यहाँ पे बेसिक एग्जांपल बैंक का लेते हैं. बैंक, क्या आपको पेमेंट करने बैंक जाना पड़ता है कैश निकालने, या आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो? जीपे, पेटीएम. अभी पता है नया आया है, चेक डिपॉजिट करना है तो चेक का फोटो लो, बैंक के ऐप पे कुछ तो वो करो और आपका चेक डिपॉजिट, मतलब बैंक में जाना नहीं पड़ता है. एक नया चीज, बहुत अच्छी चीज आ गई कि आप एकदम बिजी हो और आपको चेक भी डिपॉजिट करना है तो सिर्फ बाय क्लिकिंग फोटो और ऐप पे आपको, मुझे नहीं पता आगे क्या करना है बट वो भी पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फिनटेक, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी. और क्या हो गया, चेक हो गया. यहाँ पे आपको बार बार अगर आपको अपनी बैंक बैलेंस देखनी पड़ती है कि कितनी बैलेंस है, बार बार अगर आप देख रहे हो तो क्या आपको बैंक जाना पड़ेगा? अगेन वो पॉसिबल है इधर. तो फिनटेक में क्या सिर्फ बैंक की बात कर रहे हैं, एजुकेशन आ गया, हर एक फील्ड में अब फिनटेक यूज होता है. तो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी इज यूज टू डिस्क्राइब न्यू टेक that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services. जो फिनटेक है इट इज यूटिलाइज टू हेल्प कंपनीज, बिजनेस ओनर्स एंड कंज्यूमर ताकि वो मैनेज कर सके अपने फिनेंशियल ऑपरेशन. एंड फिनटेक द वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनेंशियल टेक्नोलॉजी. ये आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन फिनटेक या जो भी है. फिनटेक का अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो आपको पूरा लर्न नहीं करना, सिर्फ इतना, फिनटेक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिनेंशियल टेक्नोलॉजी. फिर आप बैंक का एग्जांपल दे सकते हो, फिर लिख सकते हो नॉट ओनली बैंक बट ऑल्सो इन द केस ऑफ एजुकेशन वगैरह. तो ये सब लॉजिकली आपको एग्जैक्ट लर्न नहीं करना है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, ब्रॉडली द टर्म फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कैन अप्लाई टू एनी इनोवेशन इन हाउ पीपल ट्रांजैक्ट बिजनेस. यहाँ पे इन्वेंशन किसकी चल रही है? डिजिटल मनी, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब की. एंड सिंस द इंटरनेट रिवॉल्यूशन एंड द मोबाइल इंटरनेट या स्मार्टफोन रिवॉल्यूशन, हाउएवर फिनेंशियल टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन एक्सप्लोसिवली. कितना टाइम से अभी तो आप लोग यूज कर ही रहे होंगे ना ऑनलाइन पेमेंट, मतलब अभी बूम. अभी कौन है जो यूज नहीं कर रहा है? ऐसा हो गया. कोई है आप में से? कोई बात नहीं, जो नहीं कर रहा है वो भी आ जाएंगे. जानबूझ के बोले कि कभी पेमेंट ना करना पड़े, सब पता है. तुम्हारे पास है? ओके, आम के खेत है, कभी लाना. ठीक है. ये ज्यादा होता है कंज्यूमर ओरिएंटेड. क्या ये कंज्यूमर, बस क्या ये कंज्यूमर ओरिएंटेड हुआ? मतलब यहाँ पे कंज्यूमर के लिए एकदम फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी घर बैठे अपना ये काम कर सकते हो. एंड नेक्स्ट में फिनटेक नाउ इंक्लूड्स डिफरेंट सेक्टर सच एज एजुकेशन, रिटेल बैंकिंग, फंड रेजिंग, सब फिनटेक में आते हैं. यहाँ पे वेराइटी, यहाँ पे मनी ट्रांसफर, डिपॉजिटिंग अ चेक बाय पासिंग अ बैंक ब्रांच, अप्लाई फॉर क्रेडिट, ये सब चीज आप घर बैठे कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए फिनटेक ने सर्विस प्रोवाइड की है. सम ऑफ द मोस्ट एक्टिव एरियाज आर ऑफ फिनटेक. एक बार देख लो, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओपन बैंकिंग. अब ये सब में ऐसा बोला है कि फिनटेक यूज होता है जहाँ पे फिनेंशियल टेक्नोलॉजी यूज होती है. क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन मतलब क्या? डिफरेंट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर जो चेन में पूरा वर्क करता है. तो यहाँ पे क्या बोला है, वहाँ पे भी फिनटेक यूज हो सकता है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए. ओपनिंग बैंक, a concept that leans on the blockchain and poses that third parties should have access to bank data. क्या बोला ये पॉइंट में, जो थर्ड पार्टी है वो कोई कंज्यूमर का डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन किसकी कंसेंट के बाद? कंज्यूमर की अगर कंसेंट हुई तो वो चाहे तो, जैसे आप सीए समझ लो, सीए आपका पूरा डेटा देखता है तो वो अगर चाहे आपसे एक्सेस देखे कि मैं पूरा ट्रांजेक्शन ले सकता हूँ तो थर्ड पार्टी देख सकती है. तो ये भी पॉसिबल है. फिर होता है रेगटेक, REGTEC के ई पॉइंट पढ़ रही हूँ. रेगटेक मतलब रेगुलेशन टेक्नोलॉजी. रेगुलेशन भी तो फॉलो करने पड़ेंगे, कंप्लायंस. फिर रोबो एडवाइजर जहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं वो आपको. अनबैंक या अंडर बैंक सर्विसेज जो लो इनकम लोगों को, जिनको इग्नोर किया जाता है. अभी भी आधे से ज्यादा रूरल एरियाज में बैंक नहीं है तो उनके लिए फिनटेक अच्छा ही है ना. मनी ट्रांसफर करना हो, चेक डिपॉजिट करना हो, बैलेंस देखना हो, तो ये सब पॉसिबल है.
साइबर सिक्योरिटी, लास्ट पॉइंट। फिनटेक यूजर 4 कैटेगरी, B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, BC बिजनेस क्लाइंट, B2C बिजनेस टू कस्टमर्स एंड कंज्यूमर एंड लास्टली कंज्यूमर। अब ये सबके लिए फिनटेक यूजर तो सभी हो गए, आप कंज्यूमर हो, आप यूजर हो, आप बिजनेस टू बिजनेस में कर रहे हो तो आप ये हर एक यूजर के लिए फ्लेक्सिबल है, जिसको जैसे यूज करना है। एंड इसमें लिखा है कि फिनटेक ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट फॉर ऑल द 4 ग्रुप्स एंड यहाँ पे मोस्टली ये टारगेटेड है मिलेनियल्स के टूवर्ड्स। मिलेनियल कहाँ तक होते हैं ईयर? 2000 से बाद वाले, पहले वाले 2000 से पहले, अपन सब Gen Z है। 1990 से पापा 2000। लोग हाँ पापा लोग मिलेनियल कैसे हुए? हाँ, millennial। जो वो लोग जो अपने से बड़े जिनकी शादी हो गई अभी नहीं अभी वाले 85 से लेके 1999। 1996। हाँ तो पापा लोग भी, ठीक है, अभी जो है वो है। हाँ हमारे पेरेंट्स ही हुए। तो पेरेंट्स ही हुए ना यार। तो 1985 हाँ ना, पहले सारे अरे तो जिनके 5 बच्चे हैं तो मेरे पेरेंट्स नहीं आते, मेरे पेरेंट्स भी नहीं आते, वो पहले के कोई क्या है मेरे भी नहीं आते। जिनके अभी हो रहे हैं उनके तो आएंगे ना। वही मैं बोल रही हूँ, अभी जिनकी जो अभी छोड़ो ना अपने को क्या। भूपेंद्र सर वो Gen Z है। हम जैसे है ना, अभी तो बोला भूपेंद्र सर व्हाट आर यू डूइंग। अब समझाएंगे। 81 to 96। चलो मिल गया, आप यूं ही एक्सटेंड कर रहे हो बिना बात। हम जेंसी हैं। ये वाला जो फिनटेक वाला किसके लिए टारगेटेड है? मिलेनियल के लिए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। इसीलिए यही अगर आपके पापा लोग को बोला हो तो क्या बोले, ये सब फालतू वालतू नहीं करने का, मैं खुद बैंक चला जाऊंगा। अभी ठीक है, पापा लोगों के लिए भी इजी हो चुका है ट्रांजैक्शन करना, ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन मोस्टली एकदम ही जो पहले के लोग हैं वो नहीं बिलीव करते ये सब टेक्नोलॉजी में। उन्हें लगता है ये फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग ये सब है, इससे अच्छा खुद ही वो लोग को क्या है, चेक खुद ही जाके करके आते हैं। वो लोग में ज़्यादा ऐसा होता है कि हमें रिस्क नहीं लेना। तो दिस इज यही लिखा है, सम फिनटेक वॉचर्स बिलीव दैट दिस फोकस ऑन मिलेनियल हैज मोर टू डू विद द साइज ऑफ द मार्केट प्लेस एंड जेन ज़ी। फिर ये सब बेबी बूमर मतलब जेन ज़ी, हाँ वो भी है, मिलेनियल्स के पहले। उनको बेबी ग्रेट जनरेशन से स्टार्ट है। उनको बेबी बूमर बोलते हैं। हाँ मुझे भी नाम से लग रहा है उनको बेबी, वो बेबी बूमर बोलते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम चलो वही है बस। वर्ल्ड वॉर 2। तो बस फिनटेक किस पे ज़्यादा फोकस करता है? मिलेनियल पे, ठीक है, क्योंकि मिलेनियल ज़्यादा टेक्नोलॉजी से काम करते हैं ये सब के लिए, इस वजह से। अब आ जाते हैं रेगुलेशन एंड फिनटेक। अब ये पॉइंट में हैकिंग वगैरह की बात की गई है। रेगुलेशन है, रेगुलेशन मतलब कंप्लायंस करना। टेक्नोलॉजी जितनी आएगी उतना गलत इस्तेमाल भी होगा, फ्रॉड होंगे, स्कैम होंगे, हैकिंग होगी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गलत इस्तेमाल हो सकता है, मिस यूज़, आपकी इंफॉर्मेशन चेंज करके, फ़ोटो चेंज करके, कुछ भी। अगर इसके फायदे हैं तो उतने नुकसान भी है। ये वाला पॉइंट एक बार ऊपर से आप रीड करो, देखो ऐसा कुछ है एक्सप्लेनेशन जैसा, क्योंकि मैं आपको या तो अंडरलाइन करवा देती हूँ वो पॉइंट। फर्स्ट में देखो, इसमें तो ऐसा ही लिखा है, फिनेंशियल सर्विसेज आर अमंग द मोस्ट हेवीली रेगुलेटेड सेक्टर्स। फिर हाँ नेक्स्ट देखते हैं, एज टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इनटू फिनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स फॉर सच कंपनीज आर मल्टीप्लाई। इसका मतलब रेगुलेशन वाले प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई मतलब बढ़ते जा रहे हैं। फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, टू अटैक वल्नरेबल अटैक्स फ्रॉम हैकर्स, हैकर आ रहे हैं। फिर जो क्रेडिट कार्ड वगैरह है उसमें भी कुछ हैकिंग होती है, वो जेठालाल में नहीं हुआ था क्रेडिट कार्ड, उसने बोला था 25,000 की लिमिट है,
सॉरी 50 की लिमिट है, नहीं 25 की लिमिट है, 50 पर 50 रिवॉच कर नहीं देख लिया मुझे याद है। अभी बना फिर मिस यूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। थर्ड लास्ट में देखो फर्स्ट पॉइंट, स्कैम्स एंड फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। ICO का फुल फॉर्म उसके ऊपर वाले पॉइंट में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये एक नए फॉर्म है फंड रेजिंग के लिए जहाँ पे स्टार्टअप रेज कर सकती है कैपिटल। ये अच्छा पॉइंट है। ICO क्या है? लास्ट फोर्थ पॉइंट, ICO क्या है? इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जहाँ पे जो न्यू कंपनी स्टार्टअप कर रही है वो अपना फंड ICO के थ्रू रेज कर सकते हैं। और ऐसा बोले जो ICO है बहुत अनरेगुलेटेड है, इससे स्कैम हो सकते हैं एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ICO के, तो इसलिए लोग इसको प्रीफर नहीं भी कर रहे, बट फंड रेजिंग एलिमेंट है तो कोई लोग प्रीफर कर भी रहे हैं। तो दिस इज फिनटेक रेगटेक रेगुलेशन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से चेन्ड है, लिंक्ड है। तो ब्लॉकचेन इज अ, ये पूरा लर्न करना इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लॉकचेन, इज अ सीरीज ऑफ डेटा लिंक्ड टुगेदर। यहाँ पे डेटा लिंक्ड और एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन इज लिंक्ड टू द चेन यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स इन बैचेस मेकिंग ब्लॉक। एक अपने से एक दूसरे से लिंक्ड है, जो एक ब्लॉक बना रहे हैं, और ये जो ब्लॉक है एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दे हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर कोड कॉल्ड हैशेस। आपने हैश कभी सुना है? तो सुना है, पर जैसे समझो मेरा पासवर्ड है, माय पास 1 2 3 ऐसा मैंने कुछ तो पासवर्ड रखा है, तो ये हैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कभी आपने देखा है या ऐसा कभी कि आपका नॉर्मल पासवर्ड ये है, आप जैसे एंटर क्लिक करते हैं वो कुछ अलग वे में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है हैश, मतलब मोर प्रोटेक्टेड वे। आपने अपना पासवर्ड डाला, लेकिन अगर इसमें समझे आपने 1 2 4 डाला ना, तो ये डिस्प्ले ही नहीं होगा, मतलब पासवर्ड गलत, आपका हैश भी गलत आ जाएगा। इवन अपने पासवर्ड्स डालते तो बुलेट्स वगैरह शो करता है। वो तो मेन क्या सिक्योरिटी की वजह से। आप कभी भी देखोगे कोई भी वेबसाइट पे अगर आप पासवर्ड डालते हो, आपका पासवर्ड दिखता ही नहीं है, बस बुलेट शो हो जाते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ हैश बोल सकते हैं कि वो भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके सिक्योरिटी। and this forms a and that connect and called hashes that connect this form of blockchain usually in the form of continuous ledger of transaction। क्या ये कोई एक इंडिविजुअल ओन कर रहा होगा क्या? मतलब ये ब्लॉकचेन, ये पूरा क्या बोले ब्लॉकचेन, अलग अलग लोग यहाँ पे एक चेन फॉर्म कर रहे हैं। and this series is managed and stored across several computer system, each ledger is shared, copied and stored on every computer। and ये जो है ना मेन इनका काम क्या है? ब्लॉक चेन। ये लोग एक चेन फॉर्म कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसमें क्या फायदा क्या होगा चेन का? पहला तो सिक्योरिटी। सिंस अगर आपने एक भी रिकॉर्ड को चेंज करने का सोचा तो क्या लिखा है? सिंस चेंजिंग द डिटेल्स ऑफ वन रिकॉर्ड विल कॉज द हैश ऑफ दैट ब्लॉक टू चेंज, उसका हैश भी चेंज हो जाएगा। और डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वन, मतलब ये चेंज मतलब एक चेन में चेंज आता है, तो ऐसा मतलब पूरे में चेंज, मतलब ब्लॉक चेंज इतना फायदेमंद है कि आपका कभी सिक्योरिटी लीक ही नहीं होगी। एंड सिंस द डेटा, अब एक इंडिविजुअल ओन तो नहीं कर रहा है, तो जो लोग ओन कर रहे हैं सबके कंप्यूटर में डेटा तो है ही, तो क्या बोला है? सिंस द डेटा इज स्टोर्ड ऑन मल्टीपल सिस्टम, एनी पर्सन लुकिंग टू चेंज द डिटेल्स ऑन वन सिस्टम विल हैव टू डू द अदर सिस्टम विद द अप्रूवल। एक चेंज करना पड़ेगा, दूसरों का करना पड़ेगा, तो दूसरों का कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अप्रूवल लिखा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस है, खुद तो दूसरों का कर नहीं सकते, पूछना पड़ेगा पहले। दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। तो पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हैज बीन द बैकबोन ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। क्या दो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दिस टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली बीइंग एडॉप्टेड, भले वो रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग सेक्टर,
क्योंकि इट एलिमिनेट्स मिडल मैन, मतलब एजेंट बीच में एजेंट ही नहीं है कोई। यहाँ पे हमको एजेंट को कोई सिक्योरिटी डेटा प्रोवाइड नहीं करना है। रिड्यूसिंग करप्शन एंड इम्प्रूविंग द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। करप्शन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है, पर ठीक। अब एग्जाम्पल रीड करना। For instance, if all land records are moved on a blockchain, with each subsequent buying and selling of a property being recorded as a block that can be publicly assessed, corruption can be arrested and governing will be made so much easier. ओके अब एक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपने किसी को सेल की, उसने किसी को सेल की, उसने किसी को सेल की, ब्लॉकचेन फॉर्म कर देंगे आप लोग। क्यों? आप यहाँ पे कोई एजेंट नहीं रख रहे हो। मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी को सेल की, उसने किसी को सेल की, कैसा भी वो कोई भी किसने किसको सेल की। अब लैंड की जो हमारी इंफॉर्मेशन है सबके पास तो आनी पड़ेगी, क्योंकि सब ये एक बार तो ओनर थे। अगर समझो जो नया ओनर आता है उसको अगर चेंज करना है तो उसे, लेकिन जो सबके कंप्यूटर में जो डिटेल है ना वो भी तो चेंज करना ही होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में ऐसा बोला अगर आप एक इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो तो आपको ये सबके कंप्यूटर में चेंज लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने कोई एजेंट नहीं रखा है, कोई मिडल मैन नहीं है, कमीशन पे नहीं करना है। आपकी लैंड जो जो खरीद रहा है सिर्फ उनके पास ही डिटेल है। तो क्या यहाँ पे कोई इंडिविजुअल था, अलग अलग लोग थे। तो दिस इज ब्लॉकचेन, जो आपके पीछे ट्रांसपेरेंसी, आपके पीछे सिक्योरिटी। समझ में आया? कोई डाउट तो अभी क्लियर कर दो, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। यस ब्लॉकचेन को कोई भी यूज कर सकता है, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट, स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन स्पीड एंड डेटा प्रोटेक्शन आर की टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स। हर्डल्स मतलब रुकावट प्रॉब्लम है। क्या बोला है? डेटा प्रोटेक्शन। इनमें से कोई ये अजीब निकला तो, उसी ने किसी को डेटा शेयर कर दी तो, अब जैसे मैंने बोला हर एक के कंप्यूटर में डेटा है तो वो भी अभी एक प्रॉब्लम। तो जहाँ पे हमको फायदे दिख रहे हैं उसके साथ नुकसान तो चेन साथ में ही आ रहे हैं। फोन के कितने सारे फायदे, कितने सारे नुकसान भी है। फिर ब्लॉकचेन इज अ डेवलपिंग फील्ड। अब तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलपिंग में है और उसके प्रैक्टिकल यूज मतलब अभी भी हो रहे हैं। एंड यू मे want to adopt this technology in your business if you are B2C कंपनी। अगर आप B2C हो, बिजनेस टू कंज्यूमर, और आपको बिजनेस और कंज्यूमर में ये ब्लॉकचेन रखनी है तो भी अच्छा है। तो बस यही है। अपन मिडल मैन को भी हटा रहे तो वो भी एक कॉस्ट कम हो जाता है। लास्ट पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 पिलर्स ऑफ ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन आपको छोड़ना ही नहीं है, पूरा एक बार कंसेप्ट लर्न, पूरा लर्न नहीं तो भी स्मार्ट वर्क करो। कोई पॉइंट पहले ही टिक कर दो कि एग्जाम के टाइम रिवाइज करते टाइम क्या लर्न करने। 3 पिलर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। पहला तो है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब अपनी पावर्स को डेलीगेट करना। ट्रांसपेरेंसी, सबके पास इम्यूटेबिलिटी। किसी को टर्म पता है इम्यूटेबिलिटी? कि वंस आपने कुछ कर दिया तो इट कैन नॉट बी टेकन बैक, या वो एक बार वो बाद में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन पे आ जाए, रीड करना। Before Bitcoin and BitTorrent came along, we were more used to centralized services. पहले सेंट्रलाइज सर्विस ज़्यादा था। द आइडिया इज वेरी सिंपल, यू हैव अ सेंट्रलाइज एंटिटी दैट स्टोर्ड ऑल द डेटा एंड यू हैड इंटरेक्ट सोनली। सेंट्रलाइज मतलब क्या? सोनली अकेले आपके पास ही इंफॉर्मेशन था। अनदर एग्जांपल, बैंक आपका पैसा स्टोर करके रखता है, और एंड द ओनली वे दैट यू कैन पे समवन इज गोइंग टू द बैंक। अगर आपको किसी को पे करना है तो आप बैंक जाओ। पहला सेंट्रलाइज में ऐसा था। इन डिसेंट्रलाइज सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड बाय सिंगल एंटिटी। इन फैक्ट एवरीवन इन द नेटवर्क ओन्स द इंफॉर्मेशन। सबके पास इंफॉर्मेशन है। एंड इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विथ योर फ्रेंड, आप कर सकते हो डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू थर्ड पार्टी। यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी समझो बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं, अगर मुझे आप दोनों के साथ ही ट्रांजैक्शन करना है तो बस ये था डिसेंट्रलाइजेशन वाला पॉइंट। सबसे इंटरेस्टिंग और मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट इन लोग ने बोला ट्रांसपेरेंसी।
सर कोई बोलता है प्राइवेसी है, क्या बोलते हैं कि ब्लॉकचेन आपको प्राइवेसी देता है, कोई बोलता है कि इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। अब पर्सन की आइडेंटिटी हिडन है। अगर आप देखो जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो वहाँ पे नेम लिखा हुआ आता है, आपका फोन नंबर लिखा हुआ आता है, लास्ट के 4 डिजिट, बाकी सब में एक्स। प्राइवेसी आपकी मेंटेन है, ट्रांसपेरेंसी भी है कि आपको नाम दिख रहा है। तो ब्लॉकचेन में क्या दोनों चीजें दिख रही है। तो यही ये लोग बोल रहे हैं अ पर्सन आइडेंटिटी इज हिडन ओनली बाय द पब्लिक एड्रेस। सो इफ यू आर लुकिंग अप टू अ पर्सन ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यू विल नॉट सी BOB सेंट 1 BTC, आपको ये दिखेगा, ये है हैश जो मैंने अभी बोला था। सो वाइल पर्सन्स रियल आइडेंटिटी इज सिक्योर, आपको स्टिल ये तो दिखेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन थे, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि पर्सन की आइडेंटिटी क्या है। तो ये अनदर एडवांटेज या क्या पढ़ते अपन, पिलर्स। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, immutability. Immutability in the context of blockchains means that once something has been entered into the blockchain it cannot be tampered with, मतलब चेंज नहीं हो सकता है, या करना है तो उसके लिए क्या कर सकते देखते हैं। पहला रीजन तो ये हैश, चेंज क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका हैश फॉर्म हो चुका है। क्या लिखा है, द रीजन वाई ब्लॉकचेन गेट्स दिस प्रॉपर्टी इज दैट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। इन सिंपल टर्म्स hashing means taking an input string of any length and giving out of output of fixed length. ये कोई भी लेंथ का आपका पासवर्ड होगा, ये फिक्स्ड लेंथ फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स का ही होगा। तो इनपुट कोई भी डालो, आउटपुट आपका फिक्स्ड लेंथ का आएगा। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन द ट्रांजेक्शन आर टेकन एज इनपुट एंड रन थ्रू हैशिंग एल्गोरिदम। बिटकॉइन यूजेस SHA-256, इसको अंडरलाइन कर दो, कभी भी ध्यान में रहे, जहाँ आउटपुट देता है। कितने बार ऐसा भी होता है, समझो हमने इनपुट बहुत बड़ा रखा है तो आउटपुट छोटा है, तो इन लोग ने क्या बोला है कि कितने बार हैश याद करना इजी होता है, रीड करना। सो बेसिकली instead of remembering the input data which would be huge, you can just remember the hash and keep track. and the blockchain give internet users the ability to create value and authenticates digital information. तो ये है ब्लॉकचेन जो बताता है इम्यूटेबिलिटी के बारे में, और ये न्यू बिजनेस है जो नए नए बन सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन। देख लो, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, शेयरिंग इकोनॉमी, क्राउड फंडिंग, सप्लाई चेन ऑडिटिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, KYC। कोई मशीन एरर नहीं, ब्लॉकचेन इज पर्टिकुलरली ट्रांसपेरेंट और सिक्योरिटी बेस्ड ट्रांजैक्शन। आपको गारंटी रहता है कि यहाँ पे आपके कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं होने वाली है स्प्रेड। क्या ये चैप्टर क्लियर है? हमारा 4th and 5th दोनों चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।